हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अफोरिज्म 23, 24, 25, 26 एंड 27 सब कवर करेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अफोरिज्म 23। अब पेशेंट की बॉडी को हम कंसिडर करते हैं कि कंसिडर अ पिक्चर जहाँ पर पेशेंट है जो कि इल है, परेशान है, बीमार है। अब उसकी इलनेस को एक स्टॉर्म की तरह हमने इमेजिन कर लिया एक वैली में। वैली क्या है? इंसान की बॉडी है और उसकी इलनेस जो है एक स्टॉर्म की तरह आई है, तबाही की तरह आई है उसकी बॉडी में। पिक्चर अ पेशेंट इलनेस एज अ स्टॉर्म इनसाइड अ क्वाइट वैली। द वाइटल फोर्स is the valley's river trying to flow steadily, but it is disturbed by the storm winds, that is symptoms. A vital force जो है वो आराम से रिवर की तरह फ्लो करना चाह रही है, बट क्या हो रहा है कि स्टॉर्म की वजह से वाइटल फोर्स को फ्लो होने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अब now doctors using opposite measures are like building a quick dam across the river that forces the water down for a while. अब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी डैम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं रिवर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ऐसी डॉक्टर क्या करते हैं? मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वाइटल फोर्स के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। तो अभी रिवर क्या है? वाइटल फोर्स है, उसको मेंटेन करने के लिए जल्दी जल्दी डॉक्टर्स डैम क्रिएट कर रहे हैं। द रिवर दैट फोर्सेस द वाटर डाउन फॉर अ वाइल, द वैली सीम्स calm. The flood is held back, but the water pressure builds behind that makes the next surge stronger. When the dam gives, the flood comes back worse than before. अब इसमें क्या कहा गया है कि इस डैम को क्रिएट करने से क्या हुआ कि आराम मिला। ठीक है, आराम से रिवर फ्लो करने लगी, सब कुछ वापस से नॉर्मल होने लगा। बट थोड़े टाइम में ये डैम भी ख़राब हो गया और रिवर का फ्लो वापस से मेंटेन नहीं हो पाया और वापस से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और इस बार जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं वो पुरानी वाली प्रॉब्लम्स से डबल थी, उनसे ज़्यादा एक्सट्रीम थी और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो व्हाट इज़ this statement trying to tell you? What is this story trying to tell you? Henneman observes from the experience that this dam approach, antipathy, that is palliation, does not remove the cause or the heal the vital force. अब हम कोई भी एंटीपैथी लेते हैं या पैलिएशन मेथड लेते हैं तो वो कॉज को कभी रिमूव नहीं करता, और जब तक हम कॉज को नहीं हटाएंगे तब तक हमारा डिज़ीज़ कभी भी क्योर नहीं होगा। क्योर होगा थोड़े टाइम के लिए, वापस से रियाकर होगा, वो भी स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी से रियाकर होगा। ठीक है। इट ओनली हाइड्स और सप्रेसेस मैनिफेस्टेशंस फॉर अ टाइम, later the suppressed forces burst out more violently. Therefore he insists that true cure must change the disturbed state directly by the law of similars and by using medicines whose action is known from proving. In short, opposite cures suppresses and aggravate, similar cures remove the morbid state. अब opposite cures जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमेशा एग्रेवेशन होगा। बट जब हम सिमिलर क्योर यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा? बॉडी जो है वो क्योर में पहुंचेगी। अब हमारा नेक्स्ट एफोरिज्म जो है वो इस सेम चीज़ के बारे में बात करता है। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू एफोरिज्म 24। अच्छा, उससे पहले हम एफोरिज्म 23 की एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। What Hahnemann draws from aphorism 23: antipathy in angiopathy, palliative treatment gives transient relief only. ठीक है। Second, after suppression there is aggravation, symptoms return more intense. नॉर्मल इंग्लिश है, बट ये पॉइंट्स अगर आपको नहीं याद रहे तो आपका ये अफोरिज्म क्लियर नहीं है। अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन को रीड करने के बाद व्हेन यू विल रीड द अफोरिज्म यू विल फील लाइक where was this explanation before? Okay, so second तो पढ़ लिया हमने। थर्ड, therefore the physician should not rely on opposite as a curative method for persistent disease. This approach supports the necessity of proving knowing a drug's effect, and the homeopathic mode like cures like as the rational approach. So 5 concise bullet points भी दिए गए हैं आपको याद रखने के लिए। Aphorism 23 warns against antipathy treating with opposites. Suppression is equals to temporary later aggravation. हमारी होम्योपैथी में हमेशा ही सप्रेशन को, पैलिएशन को
दूर रखा गया है, इसको सही नहीं माना गया है. The true cure must remove totality of symptoms by altering the state of health, and physician needs medicinal provings to know remedy's effect. Now, aphorism 23 underpins why homeopathic similar treatment is preferred for lasting cure. Now, finally, aphorism 24. aphorism 24 जो है वो aphorism 23 में ही आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया था, बट लेट्स जस्ट गेट डीप इनटू इट. द वाइटल फोर्स रूल्स पीसफुली. अब वाइटल फोर्स जो है वो हमारे किंगडम को बहुत पीसफुली रूल करता है. किंगडम बोलने पे आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेंटेनिंग बैलेंस एंड हेल्थ until one day a natural disease sneaks in. अब वो बहुत ज़्यादा पीसफुली मूव कर रहा होता है जब तक एक प्रॉब्लम नहीं आकर होती. ठीक है, आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही होती है अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो ठीक है, तो सेम अपनी लाइफ से रिलेट करो. दिस इंट्रूडर डिस्टर्ब्स द किंगडम, डिस्टर्बिंग हार्मनी एंड कॉजिंग chaos. Now the physician, the commander of healing, has two possible strategies. अब दो possible strategy है. एक तो एंटीपैथी दे दो, ठीक है, सप्रेस कर दो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सप्रेस कर दो, फिर पेशेंट को आराम मिल जाएगा, वो खुश हो जाएगा एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जब वो प्रॉब्लम वापस से रिया करोगी विद हायर इंटेंसिटी. विद हायर इंटेंसिटी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके, now लिखा है कि एंटीपैथी brings soldiers that fight opposite to the invaders, temporary suppression. We saw this in aphorism 23. now होम्योपैथी में सेकेंड पॉइंट है, होम्योपैथी है तो हम देते हैं ब्रिंग अ न्यू इन्वेडर दैट इज सिमिलर इन नेचर बट स्ट्रॉन्गर सो इट कॉन्कर्स एंड रिप्लेसेस द ओल्ड डिजीज़. अब एक हम नया सिमिलर पैटर्न का लेके आते हैं कुछ जो कि स्ट्रॉन्गर होगा, वो कॉन्कर करेगा और वो जीत जाएगा. ठीक है. Now Hahnemann discovered that when a homeopathic remedy is given, one that can produce similar symptoms in the healthy person, it stimulates the vital force in the same way as the disease but a little more intensely. अब सेम वे, अब सिमिलर फोर्स है, सिमिलर सब कुछ है, तो वो सेम वे में उसको अफेक्ट करेगी बट उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी. द वाइटल फोर्स feeling like this new stronger artificial disease shifts all its attention there and expels the old natural disease completely from its domain. अब वाइटल फोर्स जो है वो फील करेगा कि दिस न्यू स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज़. अब जब वाइटल फोर्स देखिएगा, जैसे आप क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं और सब इक्वल, सबको आता है, सबकी नॉलेज इक्वल है, बट then a new student arrives in the class and he has more information than the old students, so सारा attention उसकी तरफ shift हो जाएगा. He will grab all the attention. जैसे vital force का attention जो है वो grab हो जाता है and shifts all his attention there and expels the old natural disease. अब पुराने वालों की value ख़त्म हो गई. Now completely from its domain. Once the medicine artificial disease effect fades, there is nothing left to disturb the vital force. Harmony is restored. अब एक बार आर्टिफिशियल डिजीज़ जो इफ़ेक्ट है वो फेड हो गया, मतलब कि वंस द मेडिसिन इफ़ेक्ट फेड्स, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू डिस्टर्ब द वाइटल फोर्स. अब वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसे हमने वो जो पुरानी वाली वीकर फोर्सेस को रिमूव कर दिया, वाइटल फोर्स को इफेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हार्मनी जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी. दैट्स ट्रू क्योर, नॉट सप्रेशन. अब यही एक ओनली ट्रू क्योर होता है, सप्रेशन किसी भी तरह का क्योर नहीं है. प्रोसीड टू एफोरिज्म 25. एफोरिज्म 25. अब देखो, in 23 we saw how the wrong generals opposite fight in the wrong direction, bringing temporary calm but later cause. अब क्या हो रहा है कि एफोरिज्म 23 में हमने क्या पढ़ा कि हमें काम तो मिल रहा है बट बाद में हमें प्रॉब्लम हो रही है. एक एंटीपैथी, एक मेथड आया जिससे हमें आराम मिल रहा है, ये नहीं कह रहे कि आराम नहीं मिल रहा, बट बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसके बाद ये हमें रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहा है. फिर एफोरिज्म 24 में क्या है, ये ट्रू हीरो की बात की गई है, होम्योपैथी की बात की गई है कि द सिमिलर डिजीज़ एंटर्स कॉन्कर्स द नेचुरल एनिमी बाय रिजेम्बलेंस एंड पावर. एक सिमिलर डिजीज़ आया जिसकी पावर थोड़ी ज़्यादा थी, उसने वाइटल फोर्स को अफेक्ट करा और फिर उसके बाद वापस से सब कुछ
नॉर्मल हो गया. नाउ इन अफोरिज्म 25 द किंग himself Hahnemann declares a law. Since nature shows us that similar diseases cause each other, the physician should always act according to this principle. अब सिमिलर डिजीज़ जो है वो एक दूसरे को क्योर करता है, तो हमें हमेशा सिमिलर मेडिसिन ही चूज़ करनी चाहिए. हमें हमेशा उसी प्रिंसिपल पे वर्क करना चाहिए, उससे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना अगर हमारा अटेंशन शिफ्ट हुआ तो हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, और हमारा प्रिंसिपल चेंज हुआ तो हम कभी भी एक करेक्ट मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर पाएंगे और कभी भी पेशेंट को परमानेंट क्योर नहीं दे पाएंगे अगर हम होम्योपैथी के प्रिंसिपल पे स्ट्रिक्टली नहीं चलते हैं तो. और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट सिमिलर मेडिसिन होनी चाहिए. ठीक है. द वाइटल फोर्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज ऑफ सेंसेशंस एंड सिम्टम्स. वाइटल फोर्स की अपनी अलग लैंग्वेज है और अलग सिम्टम्स की उसमें बात की गई है. टू टॉक टू इट द फिजिशियन मस्ट यूज़ द सेम वोकेबुलरी दैट इज़ ऑफ सिमिलर सफरिंग. If you speak to it in the opposite language, antipathy, it doesn't understand you. But if you speak to it in its own tone of suffering by giving a remedy that produces similar disturbances, it responds, recognizes the message and heals itself. ठीक है. अब एंटीपैथी से कुछ नहीं होने वाला है. अगर हम नेचुरल होम्योपैथी यूज़ करते हैं तो ही हमारे जब मैक्सिमम सिमिलर्स के साथ तो ही हमारी बॉडी अफेक्ट करेगी, अदरवाइज नॉट. That is the law of similars, similia similibus curantur, like cures like. So aphorism 25 is in aphorism 25 Hahnemann is saying, now that we know how cure happens, we have discovered the only law of healing that nature herself uses. Now हम वही law use कर रहे हैं जो कि nature जो है वो खुद use करता है. Okay. Now let's just proceed to aphorism 26. aphorism 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाइवास का फेवरेट क्वेश्चन है. आपको याद भी होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, जितना कि आप इसको समझो आपको सेम लैंग्वेज में याद भी होना चाहिए. ठीक है. द वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन इफ द फॉर्मर इज़ वेरी सिमिलर टू द लेटर इन इट्स मैनिफेस्टेशंस. अब 5 की पॉइंट्स दिए गए हैं जो अफोरिज्म 26 में आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. द वीकर डिजीज इज एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर वन. अब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इस चीज़ के दे दिए गए हैं. यू ऑलरेडी नो कि जब कई जगह पे बहुत वीकर लोग बैठे होते हैं, मतलब एक इंटेंसिटी के लोग बैठे होते हैं और कोई स्ट्रॉन्गर आता है तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें रूल करने लगता है. ठीक है. द आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ रिप्लेसेस द नेचुरल डिजीज़. आर्टिफिशियल डिजीज़ जो है वो नेचुरल डिजीज़ को हमेशा रिप्लेस कर रहा है. अब आप पिछले अफोरिज्म्स को याद करो किस तरह से आपका सिस्टम वर्क कर रहा है. ओके. नाउ द प्रोसेस इज़ डायनेमिक, नॉट मटेरियल, नॉट केमिकल. अब ये बताने की ज़रूरत है नहीं ना. अफोरिज्म 9 पता होना चाहिए ना. प्रोसेस डायनेमिक होगा क्योंकि वाइटल फोर्स ही डायनेमिक है. द स्लाइट एग्रवेशन ऑफ द सिम्टम्स प्रूव्स द मेडिसिन इज़ करेक्ट. अब एक पेशेंट बहुत सारे सिम्टम्स के साथ आया आपके पास और आपने उसको एक करेक्ट सिमिलर मेडिसिन प्रोवाइड की. ओके. उसके बाद अगर पेशेंट क्योर होता है तो आप कहोगे कि आपकी मेडिसिन ने वर्क किया. अब क्योर कैसे होगा? जब तक उसके सिम्टम्स जो हैं उनमें स्लाइट एग्रवेशन नहीं आएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि मेडिसिन का करेक्ट यूज़ हुआ है. ठीक है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है. ना 5th पॉइंट है, आफ्टर द मेडिसिनल इफेक्ट सबसाइड्स हेल्थ रिटर्न्स परमानेंटली. अब मेडिसिनल इफेक्ट जो है वो जैसे ही करेक्ट हो जाता है, जैसे ही मैच कर जाता है, जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वैसे ही आपका हेल्थ जो है वो वापस से रीस्टोर हो जाता है और परमानेंटली, नॉट टेम्पररी. ठीक है. परमानेंटली रीस्टोर हो रहा है. Now next up we have aphorism 27. So last time 26 में हमने क्या पढ़ा कि the disease battling, the natural one weaker and the medicinal one stronger similar. ठीक है. अब now aphorism 27 में हम क्या पढ़ेंगे? Hahnemann reveals what happens next. After the artificial disease medicine wins. अब सारी कहानी हो गई. हमारा जो डिज़ीज़ है आर्टिफिशियल वाला जो हमने खुद प्रोड्यूस किया था वो जीत भी गया. अब क्या? What next? ठीक है.
एफोरिज्म 27 में इसके बारे में है, when the stronger medicinal influence takes over, the vital force feels disturbed. अब जब स्ट्रॉन्गर वन जीत गया तो वाइटल फोर्स जो है वो डिस्टर्ब्ड फील करेगी. एक क्लास में सारी सेम नॉलेज वाले बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चे की एंट्री होती है जो एक्स्ट्रा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, उनसे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो उसने ऑटोमेटिकली ओवरकम कर लिया, उसने ऑटोमेटिकली रूल करना स्टार्ट कर दिया. और उसके बाद जो क्लास था उसके इन्वायरमेंट में तो चेंज आएगा, राइट. अब क्लास में जो पहले बच्चे थे उनसे वो सप्रेस हो चुके हैं, वो नहीं हैं, दूसरे बच्चे, तो इन्वायरमेंट में चेंज नहीं आएगा. हाँ, उसके बाद where was I? So likewise, like a wise king realizing his own energy has been challenged. अब क्या हुआ है कि वाइटल फोर्स को ऐसा लग रहा है कि उसकी एनर्जी को चैलेंज किया गया है, उसे चैलेंज किया गया है, कुछ तो दिक्कत है, ठीक है. Now he gathers all his strength, rallies his defenses and reacts. उसके बाद क्या करता है कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और रिएक्ट करता है, ठीक है. फिर उसके बाद रिएक्ट करने से अब क्या होगा, बट हियर इज़ द ब्यूटी, ही डजंट जस्ट फाइट द आर्टिफिशियल डिजीज़. In the process, he also throws out the old natural disease completely. But अब जब उसने स्ट्रेंथ गैदर की और उसने रिमूव करने की कोशिश की जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, उसमें उसको रियलाइजेशन होता है कि जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो शायद उसी को सही करने के लिए क्रिएट हो रहे हैं, राइट. अब जब क्लास की इन्वायरमेंट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, एक स्ट्रॉन्गर बच्चे ने एक्वायर कर लिया है, क्लास का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि चेंज हो रहा है, बट व्हेन द टीचर अराइजेज शी सी कि बेटर चेंज आ रहा है, राइट. अब जब रूम में इन्वायरमेंट में बेटर चेंज आ रहा है, हर चीज़ परफेक्ट है, गुड है, तो वाई विल द टीचर रिएक्ट. उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ये इन्वायरमेंट बेटर है और यही मुझे चाहिए था, हाँ, क्लास को परफेक्ट बनाने के लिए. तो वही एक वाइटल फोर्स को चाहिए था क्लास को परफेक्ट बनाने के लिए, बॉडी को, अपने किंगडम को परफेक्ट बनाने के लिए. तो वो क्या करता है, उल्टा अपने जो नेचुरल डिजीजेस थे उन्हीं को रिमूव कर देता है, उन्हीं को हटा के फेंक देता है. फाइट किसके लिए स्टार्ट हुई थी, इन्वायरमेंट चेंज के लिए, कि किस चीज़ से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है भाई मेरा, और किस तक जा रही है, उसके लिए जा रही है जिसने उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की थी. ओके. When the medicinal stimulus fades, the kingdom stands calm, free, and healthy again. The vital force has healed itself, guided by the law of similars. So the cure doesn't come from medicine directly, but from the reaction of the vital force to the medicine. The medicine only starts the process, the vital force finishes it. Now this is such a beautiful line. Medicine जो है वो सिर्फ प्रोसेस को स्टार्ट करती है. जब टीचर आई क्लास में एंड शी सेड यस दिस इज़ द इन्वायरमेंट आई वांट इन माय क्लास, वाइटल फोर्स ने बोल दिया कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड इन माय बॉडी, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड फॉर द बेटरमेंट. उसके बाद जो है वो फाइनल प्रोसेस था, ठीक है. यू मस्ट नो दैट. ना एफोरिज्म 27 का पूरा आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स दिया हुआ है और व्हाट एफोरिज्म 27 को क्या क्या प्रूव्स हमारे पास हैं. लेट्स जस्ट रीड इट आउट ओनली. मेडिसिन्स डोंट किल द डिजीज डायरेक्टली, दे स्टिमुलेट्स द वाइटल फोर्स टू एक्ट. The cure is actually the reaction of vital force to that stimulus. The artificial disease must be similar but stronger. When the reaction ends, health is restored permanently. जब reaction end होगा तो health जो है permanently restore हो जाएगी. 5 quick identifying points. The vital force reacts to the medicinal disease. The artificial disease must be similar and stronger. Cure occurs through the vital reaction, not suppression. The natural disease is removed and the body returns to the balance. The law of similars is again proven as nature's true curative process. ठीक है.
ना ये 5 पॉइंट्स अगर जल्दी से क्विक रिकैप करना होता है तो ये 5 पॉइंट्स पे आप देख लो तो आपको जल्दी जल्दी में याद आ जाएगा कि व्हाट वाज देयर इन aphorism 27. Okay, now let's just revise what we read in aphorism. Now chain of understanding aphorism 23 to 27. aphorism teaches 23 हमें क्या बताता है कि अपोजिट फेल्स। अब एंटीपैथी की बुराई की गई है और टोटली कहा गया है कि ये हमें टेम्पररी रिलीफ देता है। अब इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है कि एग्रेवेशन प्रोड्यूस करता है, बाकी जो दूसरा इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। मुझे तो लगता है ये बार बार मैंशन होना चाहिए। एफोरिज्म 24, नेचर प्रूव्स दैट सिमिलर डिजीजेस रिमूव ईच अदर। एफोरिज्म 24 जो है वो बता रहा है कि नेचर प्रूव कर देता है कि सिमिलर डिजीजेस रिमूव ईच अदर। Okay, aphorism 25, the physician must apply this law of similars. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, law of similars नहीं अप्लाई किया गया तो कोई भी मेडिसिन दे दो काम नहीं बनने वाला है, पेशेंट ठीक ही नहीं होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। aphorism 26, a stronger similar artificial disease expels the weaker natural one. ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट aphorism है, मार्क दिस। aphorism 27, the vital force reacts to this and restores the health. द रियल क्यूरेटिव प्रोसेस। अब एक्चुअली वाइटल फोर्स के बारे में बहुत स्पेशली बात की गई है फॉरिज्म 27 में। वाइटल फोर्स की स्पेशलिटी की बात की गई है। वाइटल फोर्स के एंड जो मेन काम होता है उसकी बात की गई है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी क्लियर टू यू। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.